नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बाय सिलोत में। तो फिर से आपकी सेवा में हाजिर हुए प्यारे बच्चों। हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट की एमसीक्यू की क्लास लेकर एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट की एमसीक्यू की क्लास हमने आपको दे दी है और दूसरी आज हम आपको देने जा रहे हैं, तो जो कि एचएससी एग्ज़ाम और सीईटी मेन एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है डिज़ास्टर मैनेजमेंट का। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम वक्त ज़ाया ना करते हुए हमारी क्लास को स्टार्ट करें। तो सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? अब पहले पता होना चाहिए प्यारे बच्चों की सुनामी आती कैसे है। सुनामी का कारण है समुद्र में पैदा हुआ भूकंप, यानी समुद्र के अंदर जो अर्थक्वेक पैदा होता है उसी से क्या आती है, सुनामी आती है। और जिससे क्या होती है, सागर के अंदर, समुद्र के अंदर बड़ी लहरें उठती है और जिनकी ऊंचाई काफ़ी ऊंची 30-50 मीटर तक भी हो सकती है, फीट तक। ठीक है। और अब बात आती है कि जो सुनामी का प्रमुख कारण था तो वो तो हमने पढ़ दिया क्या है। नंबर ऑप्शन ए है समुद्र में भूकंप का आना। और सुनामी जो है भारत में कब आई थी, कि सुनामी जो भारत में आई थी वो कब आई थी? वो आई थी प्यारे बच्चों 2004 में। तो जो 2004 में सुनामी आई थी उसका सेंटर क्या था, सेंटर कंट्री कौन सी थी? तो सेंटर कंट्री थी इंडोनेशिया, और जिसकी एक जगह है जो बड़ी फेमस है जिसका नाम क्या है, सुमात्रा। सुमात्रा इंडोनेशिया में ये स्टार्ट हुई थी। और इसका जो रिक्टर स्केल का पैमाना है, रिक्टर स्केल के पैमाने पे इसकी वैल्यू थी 9.1 से 9.3, यानी ये दुनिया का तीसरा सबसे खतरनाक भूकंप माना गया था। और इसके अलावा और भी दो भूकंप आए थे पहले, कि जो एक पहले आया था 1960 में और दूसरा आया था 1964 में। तो 1960 में जो आया था वो कहाँ आया था, चिली, यानी अमेरिका के महाद्वीप में कंट्री है चिली। और दूसरा कहाँ आया था, अलास्का। यानी जो आपके पास चिल्ली में आया था उसकी जो रिक्टर स्केल की वैल्यू है वो आपके पास कितनी थी? तो उसकी रिक्टर स्केल की वैल्यू थी आपके पास 9.5, कि जो आपका चिल्ली में आया था सबसे खतरनाक भूकंप था चिल्ली का, जिसके रिक्टर स्केल पैमाने की वैल्यू कितनी थी, 9.5। और जो अलास्का में आया था उसकी वैल्यू आंकी जाती है कितनी, 9.2 से 9.3। और ये अब जो सुनामी थी 2004 वाली, जिसने हिट किया था किसको, हमारे साउथ इंडिया को, उसने ज़्यादातर किसको हिट किया था, साउथ पोर्शन ऑफ द इंडिया इम्पैक्टेड बाय दैट सुनामी विच हेल्ड एज द डिजास्टर इन 2004। तो इसके बाद जो बात की जाती है प्यारे बच्चों, वो ये की जाती है कि इस सुनामी ने और कौन कौन से देशों को प्रभावित किया था। तो इसमें एक म्यांमार था, मालदीव था, श्रीलंका भी था, उसके अलावा बांग्लादेश था। और जो हमारे द्वीप्स हैं, जो आपके पास अंडमान निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप समूह, ये भी इसकी चपेट में आए थे। और जो बुरी तरह से प्रभावित हुआ था हमारा एक शहर जिसका नाम है मद्रास। ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, कि जो हमारे पास भूकंप किस प्रकार की आपदा है, यानी अर्थक्वेक इज विच टाइप ऑफ, अर्थक्वेक इज विच टाइप ऑफ डिजास्टर। तो अर्थक्वेक किस प्रकार के डिजास्टर है? ये वायुमंडलीय है, जलीय है, प्राकृतिक है या महामारी है? तो आपके पास ये एक तरह से नेचुरल है, यानी प्राकृतिक है, यानी नेचुरल डिजास्टर है कौन सी चीज़, अर्थक्वेक। अब हमारे पास जो वायुमंडलीय की बात आती है तो इसमें हमारे पास क्या है, तेज़ हवाएं हैं, बादलों के कारण बादलों में होने वाली जो थंडरिंग है, जो आपकी एक तरह से आसमानी बिजली का रूप कहा जाता है, जिसे हम तड़ित कह सकते हैं, जो धरती की ओर गिर सकती है। दूसरा आपके पास जलीय हाइड्रिक एक्वेटिक होता है, जैसे समंदर से उठने वाले चक्रवात हैं या साइक्लोन्स है, प्रचंड वात जैसे हरिकेन्स हैं, तो वो आपके क्या है, जलीय हैं। और आपके पास क्या है, प्राकृतिक। प्राकृतिक में मतलब भूकंप ना तो जलीय है ना वायुमंडलीय है, ये एक तरह से क्या मानी जाएगी, नेचुरल। और दूसरी क्या है आपके पास, महामारी, एपिडेमिक्स। तो आपके एपिडेमिक्स किसी भी टाइप की हो सकती है, मैन मेड और नेचुरल दोनों होती है, लेकिन इसने पूछा भूकंप किस प्रकार की है, तो ओनली भी यहाँ नेचुरल। चलिए उसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, महाराष्ट्र में आने वाले भूकंप। तो महाराष्ट्र में जो आने वाला भूकंप है वो आपके पास कौन सा है या किसके कारण है? तो महाराष्ट्र में आने वाले भूकंप का मुख्य कारण क्या है, वहाँ की नदी पर बना हुआ बांध है कोयना बांध। कोयना बांध कौन सी नदी पर है, कोयना नदी पर है। कोयना बांध कौन सी नदी पर है, कोयना नदी पर है। और कोयना बांध के ऊपर ही एक जलाशय बनता है जिसका नाम है शिवपुरी, शिवपुरी शिव जलाशय,
यानी हमारे पास कि जो इसी के ऊपर एक बांध बनने से एक क्या है, जलाशय का भी निर्माण है, जो आपका शिवपुरी जलाशय के नाम से जाना जाता है। और यही एक कोयना है जो वहाँ की एक इलेक्ट्रिक वितरण विद्युत निगम प्राधिकरण की क्या है, एक तरह से परियोजना है, जो आपकी लगभग 970 मेगावाट के करीब वहाँ पे क्या बनाती है, इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। भूकंप का मापना किसके द्वारा है? तो भूकंप का जो मापना है वो किसके द्वारा है? तो भूकंप का मापना आपके पास एक सिस्मोग्राफ है, दूसरा रिक्टर स्केल है। तो अगर उसको ग्राफिकली मापें तो वो सिस्मोग्राफ है, जब कागज़ पे वैल्यू मिलती है। रिक्टर स्केल उसकी क्या है, इंटेंसिटी को मेजर करता है। तो आपके पास जो बात आती है कि भूकंप को मापन किसके द्वारा होता है, तो रिक्टर स्केल के द्वारा होता है, जो इंटेंसिटी मेजर करता है। फोकस किसके लिए होता है, लेंस के लिए। फोकस किसका है, लेंस का या मिरर का। और सुनामी आपके पास एक क्या है, परिघटना है, जो भूकंप के कारण पैदा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो यानी इनमें से कौन सी एक प्राकृतिक आपदा नहीं है? प्राकृतिक आपदा की बात करें तो कौन सी नहीं है? बाढ़ है, फ्लड है, इट्स भी नेचुरल। हिंसा इन वायलेंस जो है वो आपकी वायलेशंस जो है वो आपकी एक तरह से क्या है, मानव निर्मित आपदा है। भूकंप आपकी नेचुरल है, सुखाड़ यानी ड्रॉट या फेमिन जिसे कह सकते हो, ये सब क्या है, नेचुरल है। उसके बाद बात आती है प्यारे बच्चों हमारे पास, इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? तो मानव जनित बतानी है हमें कि कौन सी इनमें से मानव जनित आपदा है। तो मानव जनित जो आपदा है आपके पास वो कौन सी है? तो इनमें से मानव जनित आपदा है, सांप्रदायिक दंगे भी हैं, ये मानव जनित हैं, आतंकवाद भी है और महामारी भी है। इसका मतलब ये क्या है, उपयुक्त सभी आएंगे। महामारी जैसे क्या है कि मिथाइल आइसोसाइनेट वाला कांड हुआ था, कहाँ पर, आपका भोपाल में, मध्य प्रदेश के अंदर। कब हुआ था? 1984 में हुआ था। और इसके लिए जो जिम्मेवार माना जाता है, मिथाइल आइसोसाइनेट को माना जाता है। और जिसको बनाने वाली कंपनी कौन सी थी? यूनियन कार्बाइड कंपनी थी। कहाँ की? अमेरिका की। और दूसरी बात यह है कि मिथाइल आइसोसाइनेट में जो रसायन बनाया जा रहा था वो कौन सा था? आपका कीटनाशी था। और कौन सा कीटनाशक था? मिथाइल आइसोसाइनेट था। तो इसका मतलब है वो एक तरह से क्या पैदा कर रहा था? महामारी। और वहाँ के लोगों में आज भी पैरालिसिस की प्रॉब्लम है, वो आज भी चल रही है। जो डीएनए म्यूटेशन हो रही है वो आज भी चल रही है। तो इसका मतलब वो एक तरह से महामारी का ही रूप है। चलिए अब बात करते हैं, दूसरा महामारी मैन मेड है, जैसे कोविड-19 है, जैसे चाइना वालों ने वायरस बना के भेज दिया हमारे लिए। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, बिहार नेपाल भूकंप कब आया था? तो बिहार जो नेपाल भूकंप है उसमें सन था प्यारे बच्चों, मैंने बताया था 1934। अब इनमें से देखो 1934 एक ही ऑप्शन है जो आपके पास क्या है, पहला, यानी 15 जनवरी 1934 को बिहार नेपाल का भूकंप आया था। और पूरे भारत का अब तक का ये सबसे खतरनाक भूकंप था, जिसकी रिक्टर स्केल वैल्यू कितनी थी? 8.7। अब कहोगे जी आपने थोड़ी देर पहले सुनामी का बताया था, सुनामी वो सुमात्रा के अंदर थी, ना कि इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर तो उसका फ्लो आया था, तो इसलिए वो सुमात्रा की थी, इंडोनेशिया की थी। अब बात करते हैं हम कि प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं। निम्नांकित विकल्पों में कौन सबसे अधिक सही माना जाएगा? यानी जो प्राकृतिक आपदा है, यानी इट्स बी द नेचुरल डिजास्टर, कि सूरज का ताप अधिक प्राप्त होना, घनी वृष्टि होना, नदी का बांध टूटना, यानी या जन धन को व्यापक हानि पहुंचाने वाली आकस्मिक दुर्घटनाएं। तो अब आपसे पूछा गया है कि कौन सी इनमें से प्राकृतिक आपदा सही से नामांकित होगी। देखो, सूरज का ताप अधिक प्राप्त करना बिल्कुल नहीं हो सकता, घनी वृष्टि ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता, नदी का बांध टूटना यानी बस्टिंग ऑफ द डैम ये भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो बांध का टूटना है ये मैन मेड है, घनी वृष्टि का होना ये भी मैन मेड प्रॉपर्टी है, डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन। अब रही बात सूरज का ताप अधिक प्राप्त होना, ये कोई डिजास्टर नहीं है। अगर यहाँ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की बात होती तो हम कुछ सोचते, लेकिन जन धन दोनों की व्यापक हानि पहुंचाने वाली जो आकस्मिक घटना होती है वो आपके पास क्या होती है? प्राकृतिक आपदा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। इनमें कौन विस्तृत अक्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा है? विस्तृत का मतलब है कि लार्ज स्केल एरिया, कि जो आपका लार्ज स्केल एरिया में क्या करती है,
आपका अफेक्ट करती है डिज़ास्टर, वो कौन सी हो सकती है? कि वो आपका अर्थक्वेक हो सकता है, वो आपके पास ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो सकता है, ज्वालामुखी हो सकती है या बाढ़ हो सकती है। तो देखो, एक लार्ज एरिया में भूकंप क्या है, प्रभावित नहीं कर सकता। ये केवल एक शहर, एक स्टेट, 2 स्टेट, 4 स्टेट या 2 कंट्रियों के कुछ हिस्सों को प्रभावित कर सकता है। ज्वालामुखी जो है ये हो सकता है किसी एक विशिष्ट क्षेत्र को या विशिष्ट शहर को, यहाँ तक ही क्या सीमित है। बाढ़ क्या हो सकती है, एक पूरे स्टेट को, 2 स्टेट को, 4 स्टेट को या किन्हीं 2 या 4 जिलों को प्रभावित करती है। लेकिन बात रही विस्तृत क्षेत्र की, तो आपको याद रखना है ओजोन लेयर, कि ओजोन लेयर जो है ये सबसे ज़्यादा कई देशों को प्रभावित करती है। ये अकेली एक सिंपल सिटी को या सिंपल डिस्ट्रिक्ट को, सिंपल स्टेट को, सिंगल कंट्री को ना करके ये लगभग क्या है, कई कंट्रीज़ को अफेक्टेड करती है। तो दैट्स वाइल डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर इज़ वाइड रेंज डिजास्टर अफेक्टेड द पीपल्स। तो अब बात आती है कि जो ओजोन लेयर का अक्षरण होता है, जो डिप्लेशन होती है ओजोन लेयर की, वो किस तत्व के कारण होती है, विच एलिमेंट इज द कॉज ऑफ डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। अगर बात करता है तत्व की, याद रखें, तत्व की बात करता है, एलिमेंट की बात करता है, तो आपको याद रखना है क्लोरीन। तो क्या याद रखना है, क्लोरीन। लेकिन अगर बात आती है क्लोरीन के सिवा एलिमेंट को छोड़कर जिन हेलोन्स के साथ, हेलोन्स का मतलब है हेलोजन वाले यौगिक में क्लोरीन यानी क्लोराइड वर्ड लिखा हुआ हो या क्लोरो वर्ड लिखा हुआ हो, इन दो में से कोई एक आ जाए यौगिक, वो सारे के सारे क्या होंगे, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले होंगे। जैसे एग्जांपल में हम लेते हैं CF2Cl2, जिसे हम CFC कहते हैं। इसका मतलब है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन इसका नाम है। एक आपके पास CCl4 है जिसका नाम पायरीन है, जिसे CTC भी बोलते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड है। एक आपकी DDT है यानी डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। और इनके अलावा ब्लीचिंग पाउडर है, जो आपका पहले के समय में किसके लिए उपयोग में लाया जाता था, ये आपका ब्लीचिंग पाउडर पहले के समय में कपड़े धोने के लिए लॉन्ड्री में इस्तेमाल होता था। आज के समय में क्या है, ये लगभग काम करना बंद करवा दिया गया है। अब बात आती है नेक्स्ट, कि आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं, आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट किसे कहते हैं, व्हाट इज द एक और कि जो ओजोन लेयर का जो क्वेश्चन है वो और बता देता हूँ आपको, कि जो ओजोन लेयर में एक खास क्वेश्चन ये आता है कि अकेला CFC का मॉलिक्यूल कितने ओजोन मॉलिक्यूल को डिप्लेट करता है। तो 1,00,000 ओजोन मॉलिक्यूल को डिप्लेट करता है कौन, आपका एक CFC का मॉलिक्यूल। और बात आए कि ओजोन की जो लेयर मेजरमेंट होती है, फॉर्मेशन कंसंट्रेशन की जो प्रॉपर्टी होती है, उसको मेज़र किस में करते हैं हम, इसकी आप प्रॉपर्टी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं, व्हाट इज़ द डिजास्टर मैनेजमेंट। यानी डिजास्टर तो थी आपदा, जो विपत्ति का एक उत्पाद था, एक्सट्रीमिटीज ऑफ द हजार्ड इज नॉन टू बी डिजास्टर। अब नाउ वी हैव टू टॉकिंग अबाउट डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी अब बात करते हैं आपदा प्रबंधन क्या है। भाई ये भूकंप तो हो नहीं सकता, क्योंकि जुगाड़ ये करना है कि इससे बचाव कैसे जा सके। अब इसका हल क्या हो, जब आपदा आ चुकी है तो अब उससे लोगों को उभारा कैसे जाए, दुष्परिणामों को कम करने के उपाय कैसे करें, वो चीज़ होती है आपके पास डिजास्टर है मैनेजमेंट। तो भूकंप नहीं है, सुनामी उत्पन्न नहीं होने देगा, ऐसा कुछ नहीं है, स्वच्छ पेयजल का प्रबंध नहीं। इसमें क्या होता है कि जो प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणाम कम करने का उपाय जो किया जाता है, यानी जो आपकी नेचुरल डिज़ास्टर के बैड अफेक्ट या बैड रिजल्ट्स हैं, उनको रिड्यूस करना, उनका न्यूनीकरण करना, रिस्क रिडक्शन की प्रॉपर्टी जो होती है, विच इज़ नॉन टू बी द डिज़ास्टर मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अब बात आती है इनमें कम विनाशकारी आपदा कौन है। यानी इनमें से ये बताना है कि कौन सी विनाशकारी आपदा है और कम है, यानी विच इज़ द लेस हजार्डस डिजास्टर। कौन सी लेस हजार्डस डिजास्टर है, भूस्खलन, सुनामी, बाढ़ या सूखा।
अब देखो, जो आपके पास सूखा है, ड्रॉट है, तो एक हिंदुस्तान का सबसे फेमस ड्रॉट है जो 1769 से 73 के बीच में खास प्रॉपर माना जाता है, 1770 का, जिसका नाम है ग्रेट बंगाल फैमिन। जिसका नाम क्या है? ग्रेट बंगाल फैमिन। ग्रेट बंगाल फैमिन को अमर्त्य सेन ने एक नाम दिया है। उन्होंने कहा कि ये एक मानव निर्मित परिघटना है, मानव निर्मित आपदा है, और दूसरा इसका जो खास कारण है वो था मौसम समायोजन, यानी ड्यू टू द वेदर फोरकास्टिंग वैल्यू, यानी जिसमें सुनामी, जिसमें मानसून को क्या है, मुख्य जिम्मेवार माना गया। तो ये तो थी ड्रॉट। ड्रॉट दो आई थी बंगाल में, एक तो आई थी 1769 से 1773 तक, और दूसरी आई थी 1940 से 1943 तक। दोनों में क्या है, प्रभाव किसका था? ब्रिटिश शासन का था। एक में तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शोषणकारी नीतियों का परिणाम था, जो पहले वाली ग्रेट बंगाल आई थी, जो फैमिन थी, सूखा था, जिसमें लगभग 1 करोड़ लोग मारे गए थे। जो ग्रेट बंगाल फैमिन था, ग्रेट बंगाल फैमिन, GBF, इसमें कहा जाता है कि 10 मिलियन लोग मारे गए थे भूख की वजह से, यानी 1 करोड़ लोग प्रभावित हो गए थे। और दूसरा जो 1940 से 43 तक आया था, जो फैमिन था, सूखा था, ड्रॉट था, उसमें भी लगभग क्या है, 1.5 मिलियन पीपल्स हैव टू बी किल्ड, यानी उसमें 15 लाख लोग मारे गए थे। और इसमें भी क्या है, कौन सी स्थिति थी? सेकेंड वर्ल्ड वॉर। फिर से क्या, ब्रिटिश जो शासन था वो सहायता नहीं कर पाया। दूसरा है बाढ़, तीसरा है सुनामी। तो ये तीनों क्या करते हैं, एक वाइड रेंज पे प्रभावित करते हैं। लेकिन जो लैंडस्लाइड है आपके पास, भूस्खलन, तो लैंडस्लाइड या एवलांचे, लैंडस्लाइड और एवलांचे विच इज़ नॉट अफेक्टेड मोस्ट एज प्रेफर्ड देन दीज फॉर्मर, यानी सुनामी, बाढ़ और सूखे की बजाय जो भूस्खलन है वो क्या करती है, कम प्रभावित करती है, क्योंकि एक अक्षेत्र तक या किसी पहाड़ी की जगह पे ऐसा हो सकता है, या कहीं स्नोफॉल एरिया है वहाँ भी एवलांचे हो सकता है, या कोई कीचड़ वाली, दलदल वाली जगह है, ऊंचाई के क्षेत्र में है, वहाँ पे भी एवलांचे हो सकता है। तो ये प्रॉपर्टी थी आपके पास किसकी? जो आपका एक कम विनाशकारी आपदा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना मानव निर्मित नहीं है? यानी एक विस्फोटक पदार्थ, जहरीली गैसों का रिसाव, लिम्निक विस्फोट या डैम बस्ट। इसने ये कहा है कि कौन सी आपदा आपकी मानव निर्मित नहीं है। तो देखो, विस्फोट कराने का तो जिम्मा क्या इंसानों ने ले रखा है। जहरीली गैसों के रिसाव में MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। डैम बस्ट का मतलब होता है बांध का फटना। तो ये सारी चीज़ें आपकी किससे संबंधित है? मनुष्य से। बची एक लिम्निक विस्फोट। लिम्निक विस्फोट क्या चीज़ होती है? लिम्निक विस्फोट आपका एक तरह से देखा गया है कहाँ? झीलों में। यानी ये 2 त्रासदी झीलों के अंदर हुई थी, तो वो लिम्निक विस्फोट था। लिम्निक विस्फोट में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रिसाव, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का तल से रिसाव होता है और एक ब्लास्ट के रूप में बाहर कूजन बनाती है, जिससे वहाँ के लोगों को क्या दिक्कत आती है? सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, जिससे क्या है, लोग दम घुटकर मर जाते हैं। तो सांस लेने में जब दिक्कत होती है, तो जिससे लोग क्या हो सकता है, दम घुट के मरेंगे। तो इससे 2 घटनाएं हुई थी। दोनों घटनाएं कौन से देश से संबंधित है प्यारे बच्चों? अफ्रीका। अफ्रीका की क्या है, एक प्रांत कैमरून में 2 झीलें थी। एक झील का नाम है न्योस और दूसरा है मोनोन। तो एक में जो परिघटना हुई थी 1984 में, और एक में जो परिघटना हुई है वो 1986 में। तो मोनोन में जो हुई है वो 1984 में हुई थी, और जो न्योस में हुई थी वो 1986 में हुई थी। एक अफ्रीका कैमरून के उत्तरी पश्चिमी प्रांत में है, वो तो है न्योस। जो न्योस झील है ये आपकी कहाँ पे है? ये एक क्रेटर झील है, ज्वालामुखी क्रेटर कह सकते हो इन्हें आप। ये आपके ज्वालामुखी क्रेटर है जो न्योस है, और दूसरी कौन सी? मोनोन। ये दोनों की दोनों ज्वालामुखी क्रेटर्स हैं। और ये बनती किसके कारण है? जो मैग्मा जल से मिलता है, यानी जो ज्वालामुखी का गर्म मैग्मा होता है, इसका कंटामिनेशन किसके साथ होता है? ठंडे जल के साथ। तो जिससे एक तरह से फोटोमैग्मेटिक विस्फोट होता है। क्या होता है? फोटोमैग्मेटिक
फोटोमैग्मेटिक विस्फोट। फोटोमैग्मेटिक जो विस्फोट होता है, इसको आप कहेंगे क्या कि जो मैग्मा और जल से मिलने से फोटोमैग्मेटिक विस्फोट होता है, एक्सप्लोजन होता है, उसे एक नाम दिया जाता है मार। इसको नाम क्या दिया जाता है? मार। तो यही जो मार है, ये दो झीलों का निर्माण कर चुकी है। एक झील आपकी न्योस है और दूसरी आपकी मोनोन है। तो ये पूछा जा सकता है कि आपके मोनोन और जो न्योस है, ये दोनों किस प्रकार की झीलें हैं? तो ये प्यारे बच्चों आपकी मार झीलें हैं, जिन्हें हम ज्वालामुखी क्रैटर्स या वोल्केनिक क्रैटर्स कह सकते हैं, गड्ढे हैं। और अब जो बात आती है, इसमें गैस कौन सी रिसाव होती है लिम्निक विस्फोट में? तो वो होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। और कहा जाता है कि जो न्योस वाली है, उसमें लगभग 1784 लोग मरे थे, और जो दूसरी है आपकी मोनोन की, उसमें लगभग क्या 150 के करीब लोग मारे गए थे। तो ये दो बड़ी घटनाएं थी प्यारे बच्चों, जो आपकी किससे संबंधित है? एक तरह से डिजास्टर से संबंधित है। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के साथ। और